नमस्ते एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा दो बातों के लिए। एक बात कि आप जुड़े और दूसरी बात आपने मुझे सफल बनाया 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए। ये आप ही की कृपा से आपने इतने लोगों के साथ शेयर किया जिसके कारण ये हो पाया है। तो इसके लिए मैं आप सभी का हृदय के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर आप प्रेजेंट हैं तो एक बार आप कमेंट कर सकते हैं कि आप प्रेजेंट हैं। और जब आप कमेंट करते हैं, जब आप टाइप करते हैं तो मुझे बहुत उत्साह आता है, बहुत एनर्जी आती है। आपसे ही एनर्जी आती है और आपसे ही सारा सपोर्ट मिलता है। सब कुछ आपसे ही मिल रहा है हमको। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। ये सेशन शुरू करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देना चाहता हूँ जो आपको ही हेल्प करेगी। पहली इंस्ट्रक्शन, कोई भी व्यक्ति प्लीज 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 इसे लेट कर अटेंड ना करें। प्रॉपर एक चेयर पर या ज़मीन पर बैठ कर इस सेशन को अटेंड करें, क्योंकि इतना वैल्यूएबल ये कोर्स होने वाला है। हजारों लाखों रुपए में भी इतनी आसान भाषा में, इतना सटीक तरीके से वेट लॉस बहुत कम बार पढ़ाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए। वैसे मैं आपको ग्रुप में नोट्स ज़रूर शेयर करूंगा आज शाम तक, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें, बीच की बातें जो आपको अलग लगी हो उसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए मैं ग्रुप में ज़्यादा मैसेजेस आपको सेंड नहीं करूंगा, लेकिन जो भी शेयर किया जाता है ग्रुप में वो ज़रूर पढ़िए, उसे ज़रूर देखिए। वो आपके ही बेनिफिट के लिए होगा, तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा, ताकि आप कुछ चीज़ें मिस ना करें। सो शुरू करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले हम वंदना करते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हाथ जोड़ लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और हम वंदना करते हैं। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेट लॉस नोट्स, ऑल राइट। सो मेरे आका, मैं दुनिया में सब कुछ तुमको देता, आप बस हमको पतला कर दो आका। हर कोई चाहता है, इनफैक्ट खुद जो जीनी है वो भी चाह रहा है कि मैं तो दुनिया की सारी चीज़ें देता हूँ, आप वेट लॉस कर दो। अलादीन भी कहते हैं, जी मेरे दोस्त चिंता नहीं, बस 3 दिन सेशन लेक्चर जो है ध्यान से देख लेना। तो देखिए इस पूरे कोर्स को कुछ पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग टॉपिक, मतलब जो हमारा ओबेसिटी टॉपिक है इसे ध्यान से पढ़ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ओबेसिटी होती कैसे है, अंदर शरीर में ऐसा क्या होता है, क्या फैट होता है, उसका क्या काम है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, किसके कारण, क्या होने के कारण ये होता है, बीएमआर क्या होता है, बीएमआई क्या होता है, आइडियल वेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो है, मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स ये है कि 2021 में जो सर्वे किया गया, इसके अनुसार भारत देश में अर्बन एरियाज यानी जो शहरी विभाग है, इसमें ओबेसिटी जो है एक एपिडेमिक की तरह बढ़ने वाली है अगले 10 सालों में। और अमेरिका के अंदर ये एपिडेमिक है, ऑलरेडी एपिडेमिक हो चुका है। एपिडेमिक का मतलब जो बहुत फास्ट स्प्रेड होने वाली बीमारी होती है। तो अर्बन एरियाज में क्यों हो रहा है, इसका कारण आप जानते ही हैं। दूसरा, रूरल विभाग में भी, जो गांव है भारत देश के, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, लेकिन इतना बड़ी गति से नहीं, लेकिन बढ़ तो जरूर रहा है, क्योंकि गांव का भी शहरीकरण हो रहा है। अर्बन एरियाज में गांव भी कन्वर्ट हो रहे हैं। सो आइडियल वेट क्या होना चाहिए सर जी, हमारा वजन कितना होना चाहिए? देखिए मेल और फीमेल के लिए थोड़ा सा इसका अलग अलग है। तो पहले जानते हैं फीमेल बॉडी का वजन कितना होना चाहिए। जो भी आपकी हाइट है, ऊंचाई है, उस हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी हाइट है 5 फीट, तो सेंटीमीटर्स में 150 यानी 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो जाती है। तो फॉर्मूला क्या है फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए? तो सेंटीमीटर में जितनी आपकी हाइट है उसमें से 105 105 105
माइनस कर दो तो जो आपको नंबर मिलेगा उसके अराउंड, उसके 2-3 किलो ऊपर नीचे आपका वजन होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर 5 फीट हाइट है, 5 फीट हाइट मतलब होता है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर्स। 150 सेंटीमीटर से अगर आप माइनस कर लेंगे 105 तो मिल जाता है 45 केजी। तो आपका वजन 45, 46, 47 किलोग्राम के आसपास होना लगभग आइडियल माना जाता है। दूसरा जो फैक्टर है मेल यानी पुरुषों का वेट कितना होना चाहिए आइडियली। तो जैसे पुरुषों की हाइट अगर 6 फीट है, 6 फीट मतलब होता है लगभग 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, उसमें से 100 माइनस करना है। महिलाओं के लिए 105 और पुरुषों के लिए 100 माइनस करना होता है। तो 180 माइनस 100 तो मतलब आपका वजन जो है 80 किलोग्राम के आसपास होना चाहिए अगर 6 फीट हाइट है। तो 5 फीट अगर आपकी हाइट है तो आपका वजन जो है 50 और 52 के बीच में होना सही रहता है। ऑल राइट, तो ये था आइडियल वेट के बारे में। आशा करता हूँ आप सभी लोग इसे जान पाएंगे, कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। अगर आपकी हाइट आपको फुट और इंचेस में पता है तो आप उसको इजीली गूगल की मदद से सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, उसमें से 100 माइनस कर लीजिए अगर आप पुरुष हैं और 105 माइनस कर लीजिए अगर आप महिला हैं। तो इससे आपको मिल जाएगा कि मुझे कितना वेट लॉस करना है, कितना वेट गेन करना है। ठीक है, जिनका कम है वो वेट गेन करेंगे जी। तो ये था आइडियल वेट के बारे में। अभी हम जानते हैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव मतलब आयुर्वेद वजन को किस दृष्टि से देखते हैं। देखिए, हमारी प्रकृति या तो वात डोमिनेंट हो सकती है या पित्त दोष डोमिनेंट या फिर कफ दोष डोमिनेंट हो सकती है। तो जिनकी प्रकृति वात की होती है तो उनका जो टेंडेंसी होती है बॉडी की वो वेट लॉस की होती है। मतलब ये थोड़े से दुबले पतले होते हैं, इनका वेट जो है जल्दी बढ़ता नहीं है। पित्त प्रकृति के जो है इनका मीडियम वेट रहता है, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। हाँ, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे या फिर जो भी वजन बढ़ने के कारण करेंगे तो वजन इनका भी बढ़ेगा। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं, जिनकी डोमिनेंट है कफ प्रकृति, इनका वेट गेनिंग की टेंडेंसी होती है, वजन बढ़ने की टेंडेंसी हो जाती है। और इसी के कारण इनका वजन थोड़ा बहुत भी खा लिया तो बढ़ने की शक्यताएं रहती है। इनफैक्ट वात का ऐसा नहीं रहता। बहुत बार वात व्यक्ति कहता है कि यार मैं कितना भी खाता हूं वजन नहीं बढ़ता, और कफ प्रकृति वाले व्यक्ति कहते हैं यार हवा भी खा लूं तो वजन बढ़ेगा, ऐसा डर लगने लगा है। तो ये दोषों के डोमिनेंस से होता है, प्रधानता जिसे कहते हैं कि कौन सा दोष आप में ज्यादा है। ये जानना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो प्रकृति कैसे जानते इस पर भी हम बेहतरीन कोर्स बना सकते हैं, वो भी आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। सो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जो हमारी प्रकृति है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, मैनेज जरूर कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी प्रकृति कफ की है और आपका वजन बढ़ने का टेंडेंसी है तो खान पान को नियंत्रित करके आप आपका वेट बहुत फिट रख सकते हैं, एब्सोल्युटली यस। लेकिन हम प्रकृति बदल नहीं सकते। और ये प्रकृति कब डिसाइड होती है पता है? जब जो बच्चा है वो गर्भ में जब उसके बनने की क्रिया ही होती है, उस समय माता के शरीर में जो दोष ज्यादा प्रभाव में रहता है, जो प्रधानता में रहता है, उस दोष की प्रकृति बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर माता के शरीर में गर्भावस्था में जो बेबी बन रहा है उस समय माता के शरीर में कफ दोष ज्यादा है, डोमिनेंट है, सो दैट टाइम बेबी भी कफ प्रकृति का बनेगा। और राइट, ये समझ में आपको? तो यहां पर ये बात आती है कि अगर माता या पिता दोनों ही ज्यादा कफ बढ़ाने वाली चीजें खाते हैं कंसीव करने से पहले भी, तो इन जनरल उनके शरीर में कफ दोष बढ़ने लगेगा। तो नेचुरली जब गर्भाधान होगा, मतलब जब मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, तो दैट टाइम कफ ज्यादा रहेगा और कफ प्रकृति का बच्चा जन्म लेगा। आजकल ज्यादातर बच्चे जो है कफ प्रकृति के आपको दिखाई देने लगेंगे, आगे आगे देखिएगा, क्योंकि इसका कारण भी यही है कि कफ बढ़ाने वाली चीजें हम ज्यादा कर रहे हैं। और राइट, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, सर जी ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से हम समझते हैं, कहीं पर सर्च करते हैं तो नहीं मिलता है। इनफैक्ट आपको पता है जितने भी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाले हैं, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो कौन सा है पता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है। 1 मिनट का वीडियो, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट्स और सबसे ज्यादा व्यूज है। ये इसलिए क्योंकि
लोगों के मन में क्वेश्चन होता है मेटाबॉलिज्म होता क्या है, लेकिन पता ही नहीं होता है। देखिए मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन को कहते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रही है, जितने भी, उन सारी केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और जैसे आप सोचते हैं, हैंड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप डाइजेशन करा रहे हैं, आपकी बॉडी, सब कुछ केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है। सब में, हर समय आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही है। सो इन सभी केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यस, लेकिन इन जनरल जो समाज में हमारे आसपास मेटाबॉलिज्म ये शब्द हम सुनते हैं तो इसका मतलब होता है एनर्जी बनाने वाली केमिकल रिएक्शन। सारे बॉडी में हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन उसमें से जो रिएक्शन से हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, वो भी समझाऊंगा कैसे बनती है, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं जी। बहुत बार लोग कहते हैं ना मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है। इसका मीनिंग भी जानेंगे, इससे क्या मतलब है सर जी, वेट लॉस से इसका क्या मतलब है। देखिए, हम जो खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड के द्वारा, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हर बॉडी सेल में इसे ले जाया जाता है। पूरे बॉडी सेल्स में ये जाता है। हमारे शरीर में कितनी सेल्स है? खरबों है ना, ट्रिलियंस में है। तो इन सारी सेल्स में जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है तो वहां पर एक रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को कहा जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। इन जनरल जो हम समझते हैं, वैसे सभी रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म ही कहते हैं, उसके प्रकार होते हैं फिर, लेकिन ये जो स्पेसिफिक रिएक्शन है इसको हम समझते हैं कि भैया यही मेटाबॉलिज्म होगा। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक किया जाता है और फिर उससे एनर्जी बनती है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, लेकिन इसमें एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। तो क्या सर जी हमारी बॉडी के हर सेल में एनर्जी बन रही है? यस, हमारे बॉडी के हर सेल में एनर्जी बन रही है। और हमारे बॉडी की हर सेल एक ऊर्जा की बैटरी की तरह है। सर जी अगर ऐसा है और हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है तो इसका मतलब हम तो एक सुपरमैन, सुपर वुमेन की तरह है। एब्सोल्युटली यस। फिर हम क्यों उनकी तरह एक्टिविटी नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस। मतलब हमारे हजारों विचार में हमारी हजारों डायरेक्शंस, एक काम में हम फोकस नहीं, उसके कारण हम वो ऊर्जा नहीं दर्शा पाते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। इतनी ऊर्जा हमारे शरीर में है, बस उसे एक दिशा में फोकस, कॉन्सेंट्रेटेड लगाना जरूरी है। और योग हमें सबसे ज़्यादा इसमें मदद करते हैं। और राइट, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हम क्या जान रहे हैं? हम ये जान रहे हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? जितनी भी रासायनिक क्रियाएं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रही है, इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन समाज में जो भी मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उनका कहने का मतलब होता है ऊर्जा बनाने वाली रिएक्शन। उनका कहने का मतलब होता है ऊर्जा बनाने वाली रिएक्शन। तो ये रिएक्शन में होता क्या है? ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ दिया जाता है, ब्रेक किया जाता है, उससे ऊर्जा रिलीज होती है जिसे स्टोर करते हैं या फिर यूज करते हैं। तो सर जी ये जो रिएक्शन है ये होती कहाँ है? पता है, योग की बहुत सी एग्जाम में, इनफैक्ट वाईसीबी में ये क्वेश्चन शॉर्ट पूछा जाता है कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है, या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो हमारे सेल बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक सेल ऑर्गेनल है, हर सेल में होता है। जितनी भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक सेल ऑर्गेनल है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और इसमें हमारी एनर्जी बनती है। मेटाबॉलिज्म इसमें होता है। देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का पिक्चर, इसी तरीके से आपको जस्ट मेरे सर के ऊपर देखिए, आपको माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्टून पिक्चर दिख रहा है। सो दैट इज पर्टिकुलरली माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो हम सर ये समझ गए कि जो हम खाना खाते हैं उसकी ऊर्जा बनती है। क्या सिर्फ ऊर्जा ही बनती है? नहीं जी नहीं, हमारा शरीर भी तो बनता है, क्योंकि हमारे शरीर का रीजनरेशन चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग खाना हमारा डिवाइड होता है। कुछ पार्ट जो है हीलिंग में, बॉडी बिल्डिंग में जाता है, कुछ पार्ट एनर्जी में जाता है। तो सर जी कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है और कुछ लोग कहते हैं मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है। तो इसका क्या मीनिंग होता है? तो इसका मीनिंग बड़ा सिंपल सा है जी। जो कहते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है
मतलब जिनका वेट जो है जल्दी बढ़ता नहीं है, दुबले पतले से रहते हैं, स्किनी बॉडी होती है। तो इसका मतलब होता है कि जो भी वो खाना खा रहे हैं इसका ज़्यादातर भाग एनर्जी बनाने में जा रहा है, ना कि बॉडी बिल्डिंग में जा रहा है। मेटाबॉलिज्म फास्ट है, इसका मतलब क्या होता है कि इन्होंने जो भी खाया है इसका ज़्यादातर पार्ट एनर्जी बनाने में जा रहा है, ना कि बॉडी बिल्डिंग में। तो इसके कारण से इनको वजन बढ़ाने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जितना भी खाएंगे ज़्यादातर ऊर्जा बनाने में जाएगा। और राइट, तो जो लोग कहते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए मेरा वजन बढ़ता ही रहता है, वजन मेरा कम नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म फास्ट कैसे करें? तो देखिए, जब कोई कहता है कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसका मतलब होता है कि जो भी वो खाना खा रहे हैं इसका ज़्यादातर भाग बॉडी बिल्डिंग में जा रहा है, ना कि एनर्जी प्रोडक्शन में। एनर्जी प्रोडक्शन में कम जा रहा है, बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा जा रहा है। एनर्जी प्रोडक्शन में कम जा रहा है, बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा जा रहा है, तो इसलिए वजन बढ़ता ही जा रहा है। तो मेटाबॉलिज्म स्लो यानी ज़्यादा वजन, मेटाबॉलिज्म फास्ट यानी दुबला पतला शरीर। ऑलराइट, तो देखिए ये मेटाबॉलिज्म किसके नियंत्रण में है जी? कौन है इसका राजा? देखिए, मेटाबॉलिज्म जो है ये हमारे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के नियंत्रण में होता है। थायराइड ग्लैंड हमारे थ्रोट में होती है। अब बटरफ्लाई शेप एक ग्लैंड है जो T3 T4 नाम के हार्मोन्स रिलीज करती है, जो मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। तो थायराइड के प्रॉब्लम में आपने देखा होगा वजन बढ़ता है या बहुत कम होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आप चाहेंगे तो हम इस पर भी एक बहुत ही बेहतरीन वर्कशॉप कर सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म या थायरॉयडिज्म क्या होता है। बहुत से लोगों को इसकी समस्या होती है। ऑलराइट, सो आई होप आपको मेटाबॉलिज्म ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी है वज़न कम करना या बढ़ाना ये समझने के लिए, ठीक है? ऑलराइट, सो आप समझ गए ना जी। ऊर्जा बनने की क्रिया है जी मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा बनाने की क्रिया जो इन जनरल भाषा में प्रचलित होता है। ऑलराइट, आगे समझते हैं हम बीएमआई क्या होता है, सॉरी बीएमआर क्या होता है। बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब बड़ा इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, शब्द सिर्फ अंग्रेजी में है तो कठिन मत मान लीजिए। मुझे भी लगता था ये काफ़ी कठिन होगा समझ, लेकिन काफ़ी सिंपल है। देखिए, जैसे कि हमें सारे काम करने के लिए ऊर्जा लगती है, तो हमें जिंदा रहने के लिए दिन भर में जो ऊर्जा लगती है उसे हम बीएमआर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। समझ में आ रहा है? जितनी एनर्जी हमें वाइटल फंक्शन मतलब हार्ट का फंक्शन, स्टमक, डाइजेशन जो होता है, लंग्स का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, किडनी का फंक्शन, इनके कार्य करने के लिए जो ऊर्जा लगती है दिन भर में, नॉर्मल कार्य हमें प्रॉपर रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, तो उसे हम कहते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। समझ में आया आपको बीएमआर क्या होता है? और देखिए, बीएमआर जो है क्या ये हमें जानना आवश्यक होता है? कोई आवश्यक नहीं होता, लेकिन बहुत बार ये न्यूट्रिशन में टर्म आती है, तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि बीएमआर क्या होता है। बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें कितनी ऊर्जा लगती है दिन भर में सारी चीज़ें करने के लिए। ऑलराइट, देखिए बीएमआर का एक और सिग्निफिकेंस है। इन जनरल जो है हमारा बीएमआर सबसे कम होता है मॉर्निंग टाइम में। जायज़ सी बात है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ब्रेन भी रिलैक्स रहता है, डाइजेशन भी हो चुका होता है, डेफिकेशन यानी मल विसर्जन भी हो चुका होता है, हम बहुत काम होते हैं, शांत होते हैं, बॉडी रिलैक्स होती है, इसीलिए बॉडी को हमें जिंदा रखने के लिए, वाइटल फंक्शन करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगती। तो इसीलिए मॉर्निंग टाइम में सबसे कम बीएमआर रहता है। और वही बीएमआर जैसे डे टाइम में ऊपर हम जाते, आगे जाते हैं, तो बीएमआर बढ़ता जाता है। तो इसका बहुत करीबी रिश्ता है हमारे एक्सरसाइज के करने से, शेड्यूल से। अगर हम मॉर्निंग टाइम में स्पेशली वेट लॉस के लिए वर्कआउट करते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल है? क्योंकि आपका उस समय बीएमआर कम है, इसके वजह से आप जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपकी वाइटल एनर्जी यूज नहीं होगी। सर जी अभी ये क्या कंफ्यूज कर रहे हो आप हमको? मैं समझाता हूँ। देखिए, वाइटल एनर्जी मतलब क्या होता है? वाइटल मतलब जो आपको चीज़ें जिंदा रखती है उसे हम वाइटल फंक्शन कहते हैं। तो जैसे हार्ट का फंक्शन, किडनी का फंक्शन, लीवर का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, डाइजेशन। तो जितनी भी ऊर्जा हम उपयोग में लाते हैं या बनाते हैं हमारे शरीर में, उसे दो भागों में विभाजित करते हैं समझने के लिए। एक होता है वाइटल एनर्जी, मतलब जो चाहिए ही चाहिए,
क्योंकि ब्रेन उसके बिना काम नहीं कर पाएगा, हार्ट उसके बिना काम नहीं कर पाएगा। और दूसरी होती है यूसेज एनर्जी। यूसेज एनर्जी मतलब वो ऊर्जा जो हम खर्च करते हैं जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, किसी को चमाट मारते हैं, किसी के ऊपर हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, किसी का सुनते हैं, किसी की आज्ञा का पालन करते हैं, कोई कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे हम यूसेज एनर्जी कहेंगे। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, तो उस समय हमारी कौन सी ऊर्जा यूज होती है? यूसेज एनर्जी। लेकिन अगर आप बहुत हेवी वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, दैट टाइम आपकी यूसेज एनर्जी भी यूज होती है और आपकी वाइटल एनर्जी भी यूज होती है। अगर वाइटल एनर्जी यूज होने लग जाए तो सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है आपको अस्थिरता, अस्थिर महसूस होता है, हाथ पैर लट कांपने लगते हैं। इसके अलावा पाल्पिटेशन, दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। इसके अलावा आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, टायर्डनेस फील होता है, मसल लॉस भी होता है। समझ रहे हैं आप मॉर्निंग में वर्कआउट करने का क्या बेनिफिट है? तो ये चीजें आपको कम होगी। लेकिन आयुर्वेद में भी कहा है कि वर्जित है। क्या वर्जित है? अति व्यायाम। किसी को भी अपनी क्षमता से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी भी अपनी क्षमता से अधिक व्यायाम नहीं करता। तो इसका कारण भी यही है कि आप आपका वाइटल एनर्जी फोर्स यूज कर लेंगे, विच इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। अपनी ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम कम कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम के बिना जिंदगी को इमेजिन भी मत कीजिए। जो व्यक्ति, मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। एक व्यक्ति बहुत फिट दिखता है पर व्यायाम नहीं करता, और एक व्यक्ति जो ओबीज है पर रेगुलरली व्यायाम करता है। आपको पता है दोनों में से ज्यादा हेल्दी कौन है? वो व्यक्ति जो मोटा है पर एक्सरसाइज करता है, वो नहीं जो फिट है लेकिन एक्सरसाइज नहीं करता। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो आप कैसे दिखते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप क्या कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो समझेंगे कैसे प्लान करते हैं एक्सरसाइज वगैरह आगे। पहले आप समझ गए बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी दिन भर में आपकी कितनी ऊर्जा लग रही है आपको वाइटल फंक्शंस को करने के लिए, इसे बीएमआर कहा जाता है। तो मेरा कितना बीएमआर है ये जानने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए इन जनरल जो बीएमआर होता है हमारा, ये इन जनरल कैलोरीज में अगर काउंट करें तो 2000 या 3000 के रेंज में होता है। 2000 या 3000 किलो कैलोरीज। अगर जूल में कन्वर्ट करें तो 7000 से लेकर 10,000 के बीच ये हो सकता है। तो किलो जूल में 7000 से 10,000 किलो जूल के बीच में, तो यूनिट पर डिफर करता है। ऑल राइट, सो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं, इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। बस ये याद रखिएगा कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारी बॉडी उस समय शांत होती है और इवनिंग टाइम में ऑलरेडी टायर्ड होती है, उसको और टायर्ड करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट होने की संभावना रहती है। आप भी देखिए आजकल देखा होगा आपने कि जिम में वर्कआउट करते वक्त किसी की मृत्यु हो गई, तो इसका क्या कारण होता है? वही बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट करना, अपनी क्षमता से अधिक करना, तो वाइटल एनर्जी को खींच लेता है। वाइटल एनर्जी जैसे ही खत्म, हार्ट खत्म तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। ऑल राइट, सो नेक्स्ट हम जानते हैं व्हाट इज बीएमआई। सर जी एक ही बात को क्या बार बार पढ़ाओगे क्या जी? आप मुझे ये बताइए कि आप समझ रहे हैं क्या जो हम पढ़ रहे इतनी देर में हमने पढ़ा? अगर आप समझ रहे हैं तो प्लीज यस टाइप कीजिएगा, इससे मेरा उत्साह बहुत बढ़ता है। नीचे आप यस टाइप कर सकते हैं अगर आप समझ पा रहे हैं सारी चीजों को। ऑलराइट, तो देखिए पहले हमने बीएमआर जाना, अभी हम बीएमआई जानते हैं। क्या होता है बीएमआई? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स अंग्रेजी में लिखा है इसलिए डरिएगा मत, काफी आसान भाषा में समझाता हूं। अब बीएमआई को जाना जाता है, समझा जाता है इसलिए ये जानने के लिए कि आप मोटे हैं या नहीं है। बीएमआई को इसलिए समझा जाता है ये जानने के लिए कि हम में ज्यादा फैट तो नहीं है। तो क्या बीएमआई एग्जैक्ट तरीका है फैट बताने का? नहीं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट तरीका होता है जिससे हम समझ सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, अंडरवेट, हेल्दी, ओवरवेट या फिर ओबीस कैटेगरी में।
तो देखिए 18 से नीचे अगर हमारा बीएमआई है, सर जी पहले ये तो बताइए बीएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब आप गूगल पर जाएंगे तो कोई बीएमआई कैलकुलेटर टाइप कीजिए, बीएमआई कैलकुलेटर टाइप करेंगे तो कोई भी लिंक ओपन करेंगे तो उसमें आप आपका वजन और हाइट डालकर आपको आपका बीएमआई पता चल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, वो सिर्फ एक रेशो है आपके वेट और हाइट का स्क्वायर का। तो अभी देखिए अगर आपका बीएमआई 18 से नीचे आता है, इसका मतलब आपका वजन कम है और आप अंडरवेट कैटेगरी में आते हैं, आपको वजन बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा जो है, अगर आपका बीएमआई 18 से 24 के बीच में है, 24, तो आप बहुत हेल्दी कैटेगरी में आते हैं और आपको हेल्दी रहने के लिए नॉर्मली वर्कआउट करते रहना चाहिए ताकि आप इससे नीचे और इसके ऊपर ना जाए। अगर आपका बीएमआई 24 से 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं। ओवरवेट मतलब बचिए जनाब, बड़ा बीमारी को आप बुला रहे, न्योता दे रहे, तो आपको समझना चाहिए तुरंत। नहीं तो इसके बाद अगर आती है तो वो आता है 30 से ऊपर अगर बीएमआई है तो आप ओबीस कैटेगरी में आती है, जहां से वापस आना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसीलिए बेस्ट क्या है, जब आपको पता चले हम ऊपर नीचे हो रहे हैं तो तुरंत संभल जाना। वैसे कोई ज़रूरत होती नहीं बीएमआई जानने की, क्योंकि आप बॉडी से समझ जाएंगे आपके कि आपका वजन बढ़ा है या नहीं है या कम है, देखने से ही तो पता चलता है, प्रत्यक्ष ज्ञान है जी। ऑलराइट, तो आशा करता हूँ आप बीएमआई समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्या होता है बीएमआई। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये एक तरीका है जो नंबर्स में हमको बताता है कि हमारा वजन बढ़ा है या नॉर्मल है, हमारा वजन कम है या नॉर्मल है। तो इसकी वैल्यूज होती है 18 से नीचे, 18 से 24 से बीच में, 24 से ऊपर और 30 से ऊपर, ऐसी 4 वैल्यूज होती है। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। आप खुश है ना, खुश रहिए, आपकी खुशी आपके चेहरे पर झलकती है और वही मेरे में प्रदर्शित होती है। सो आप जितने खुश उतना ही मैं खुश रह पाऊंगा। सो वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। बहुत खास बातें पहले सीखेंगे, 3 दिन में ऐसी खास बातें पता चलेगी जो मन में क्वेश्चन होते हैं ना, यार इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये क्या कर रहे हैं लोग, वो सारी बातें समझेंगे। डाइट भी होगा, एक्सरसाइज पैटर्न क्या होना चाहिए, मैकेनिक्स की तौर पर मतलब शरीर में उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये भी हम सीखेंगे। तो जुड़े रहिएगा। और आपसे तो मैं इतना खुश हूँ, इसके लिए मैं आपको एक बोनस भी देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। हाउ एग्जैक्टली वी बिकम ओबीज। हम ओबीज कैसे होते हैं सर जी? हाँ, ये मोटापा आता कहाँ से, ये मोटापा काहे आता है, पहले ये तो हम समझ लेंगे काहे आता है, लेकिन ये पहले समझ लेते हैं कि कैसे होता है, एग्जैक्टली बॉडी में क्या होता है। देखिए, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव जानते हैं, जब आप खाना बार बार खाने लगते हैं, जब हम खाना ज़्यादा क्वांटिटी में या बार बार खाने लगते हैं तो नेचुरली बॉडी में फैट बढ़ेगा, कफ दोष बढ़ता है। नेचुरली बॉडी में क्या बढ़ता है? कफ दोष। तो कफ दोष और वात दोष, पित्त दोष, ये तीनों ही दूषित होते हैं, जिसके कारण और ये अग्नि को यानी हमारी डाइजेस्टिव फायर को विकृत दृष्टि से, विकृत मतलब गलत तरीके से बढ़ाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर चूल्हा है तो चूल्हे में जो आग है वो उतनी है तो अच्छा है, खाना पक जाता है, और वो आग इतनी बढ़ जाए कि घर को जला दे तो अच्छी बात है, नहीं है। तो ऐसी विकृत तरीके से आग बढ़ती है और आपकी भूख विकृत तरीके से, जो आपके ही शरीर में बीमारी लाए, इतना बढ़ा देता है। तो जिसके कारण बार बार क्रेविंग होना, बार बार भूख लगना, बहुत ज़्यादा खाना खाने पर भी भूख लगते रहना, ऐसा होता है, जिससे हम और खाना खाने लग जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। और ये होने के बाद जब आप बार बार खाने लगते हैं तो मेद धातु अग्नि विकृत हो जाती है। सर जी ये क्या भला है? अभी देखिए, हमारे बॉडी में 7 दोष होते हैं। कौन से है जी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। एक बार फिर से, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातु में जो मेद धातु है, और कोई भी धातु का पोषण 1 by 1 होता है, मतलब पहले रस धातु का पोषण होगा, फिर रक्त धातु बनेगा, फिर मांस और फिर मेद धातु, उसके बाद अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो देखिए, जब ओबेसिटी होती है तो मेद धातु विकृति होती है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा मेद धातु ही बनता रहता है और उसके बाद के धातुओं का पोषण नहीं हो पाता ठीक से। इसीलिए ओबेज लोगों में अर्थराइटिस एक कॉम्प्लिकेशन आता है, बोन से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड समस्याएं आती हैं। और
अस्थि के बाद क्या है? मज्जा। मज्जा दृष्टि के कारण चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा जो अंत में है शुक्र धातु, शुक्र धातु का पोषण ना होने के कारण इनफर्टिलिटी रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होती है। समझ में आपका इसका लॉजिक क्या है कि जब ओबेसिटी होती है तो बोन्स रिलेटेड, फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों आते हैं? क्योंकि उनका पोषण नहीं हो पाता। जो भी हम खा रहे हैं उससे ज्यादातर मेद, फैट बन रहा है, मेद, एडिपोज टिश्यूज या फिर फैट ज्यादा बन रहा है। समझ में आ रहा है आपको क्या है इसका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव? और इससे देखिए जो हमारा कफ दोष है वो भी बढ़ता रहता है, बार बार खाएंगे तो कफ दोष भी बढ़ेगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या कहते हैं आयुर्वेद। इन शॉर्ट आयुर्वेद के अनुसार जब हम वजन बढ़ने के कारण करते हैं, जैसे बार बार खाना, आलस करना, अग्नि विकृत हो जाती है, मेद धातु की अग्नि विकृत होती है, जिसके कारण सिर्फ मेद बनता है और बाकी दोषों का बाकी धातुओं का पोषण ठीक से नहीं होता है, कफ दोष भी बढ़ता है और जिसके कारण वजन बढ़ता जाता है और बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। और राइट, सो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव है। मैं आपको पहले एक और बात समझा देता हूँ। अगर आप मेडिकल साइंस में या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक पकड़े तो 1 साल बहुत कम है आपको पूरे टॉपिक को पूरे गहराई तक समझने के लिए, पूरा जीवन भी काफी कम है। तो इस टॉपिक में हम वही चीजें समझेंगे जो इजीली समझ आए, जो यूजफुल हो हमें और जो मॉडर्न हमारे लाइफस्टाइल से संगत हो। मतलब जो हम चीजें गलत करते हैं वही यहाँ पर हम डालेंगे, ठीक है। तो एक और पर्सपेक्टिव, मॉडर्न पर्सपेक्टिव जानते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि वजन जो है ना फैट खाने से बढ़ता है, वजन जो है ना ज्यादा घी, ऑयल खाने से बढ़ता। करेक्ट है, लेकिन हम ये कहकर सिर्फ उसके ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। अभी जादू देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं जब भी हम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब अनाज की चीजें, जैसे गेहूं, चावल, पोटैटो, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसे हम शुगर कहते हैं या फिर इससे ये ग्लूकोज बनता है बॉडी में। तो ये जब हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो इससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। मतलब आपने गेहूं या गेहूं से बनी चीजें कोई भी खाई तो वो बॉडी में डाइजेस्ट होकर उसका ब्लड में फिर ग्लूकोज जाता है। ब्लड में जब ग्लूकोज जाता है तो ब्रेन का सेंसेशन आ जाता है, स्टिमुलेशन आ जाता है पैनक्रियास के बाद कि पैनक्रियास भैया अभी इंसुलिन सिक्रेट करना शुरू कर दो। पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रेट करना शुरू कर देता है जिससे ये ग्लूकोज जो है सेल के अंदर चला जाता है, जिससे ऊर्जा बनती है। लेकिन जो ग्लूकोज यूज नहीं किया गया उसका क्या होता है? वो होता है लीवर में स्टोर्ड, और लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर्ड रहता है। तो हमारे बॉडी में जितना हम ग्लूकोज जरूरत है उतना बॉडी यूज कर लेती है, बाकी का हमारे लीवर में स्टोर करके रखती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। वहां पर भी ये स्टोर होने लग गया तो फिर इंसुलिन की ही मदद से ये ग्लूकोज फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है और एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहता है। मतलब हमारे ग्लूकोज से भी फैट बन रहा है। एब्सोल्युटली यस। और यही मेन आज की दुनिया का सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी का। क्या है जी? फैट है ना जी ना। इतना फैट नहीं खाते हम। किसके पास इतना घी है? नहीं खाते हम इतना घी। हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, शुगर ज्यादा खाते हैं। तो यहाँ पर गेहूं, गेहूं से बनी चीजें, अनाज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट। सर जी क्या इसका मतलब है कि हम घर में गेहूं चावल खाते हैं उससे हमारा वजन बढ़ रहा है? ना जी ना। आप अति मात्रा में खा रहे हैं उससे वजन बढ़ता है। तो एक बार मैं आपको पेशेंट का उदाहरण बताता हूँ। मैंने उनसे जब ओबेसिटी का कंसल्टेशन किया तो उनसे पूछ रहे थे कि हो सकता है आप ज़्यादा शुगर वगैरह खाते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, चीनी तो कोई खाते ही नहीं हम। चीनी, चाय भी छोड़ दी, बिना चीनी की चाय पीते। ओके, चाय भी नहीं पीते हो या चीनी। तो चीनी का मतलब, शुगर का मतलब यहाँ पर सिर्फ मीठी चीज़ें नहीं है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है जो अनाज वाली चीजें, जैसे दूध में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फ्रूट्स में भी होते हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हैं, काफी कम मात्रा में। तो ये अनाज जो है उसे हम कार्ब्स कहते हैं। तो वो कहते हैं नहीं जी, खाना जितना होता है उतना ही खाते हैं। तो मैंने कहा बीच में तो कुछ खाते हैं? नहीं जी, बीच में तो कोई खाना वाना नहीं खाते, थोड़ा तो कुछ खाते होंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ कभी वेफर्स वगैरह हो जाते हैं, लेकिन वो भी हल्का फुल्का जी, और वो भी उपवास का ही खाते हैं। तो वेफर्स किससे बने होते हैं? पोटैटो। पोटैटो में क्या है जी? कार्बोहाइड्रेट है। वो तो ड्राइड फॉर्म में है वेफर्स, मतलब वाटर कंटेंट कम और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा। तो इसीलिए बीच में जो आप
आइसक्रीम, केक, चॉकलेट्स, वेफर्स, फिंगर चिप्स, ये जो चीज़ें खा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा जहर का काम कर रहा है आपके लिए। और आजकल चिल्ड्रन में जो बड़े बड़े डिसीज हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? जब भी कोई रिलेटिव या माता पिता खुश आ जाते हैं, ले लो बेटा चॉकलेट ले लो, उसका एक एडिक्शन बन जाता है। चॉकलेट खाने में बुराई नहीं है, चॉकलेट का एडिक्शन ये जहर है भैया। और चॉकलेट में 100% ऐसी चीज़ें होती है जो आपको एडिक्ट करती है। इसीलिए बच्चों को कोई चीज देने से थोड़ा सा संभलिएगा, थोड़ा अपना रियल हैप्पीनेस ढूंढिएगा, है ना। ये अवेयरनेस आपको लाना होगा, अदरवाइज फिर तो है ही बीमारियां स्वागत करने के लिए। तो आप समझ रहे, तो आपको ये समझना होगा कि मेरा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है। और यहाँ पर भी अगर मैं ये सेशन खत्म करूँ और आपको कहूँ कि इतना ही है और इससे आगे हम सेशन नहीं करेंगे, अगर ये भी कहूँ तो इतने कंटेंट पर भी आप किसी का वजन कम कर सकते हैं। बस ये बात फोकस करो कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम जाए, समझ में आया। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है, जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो उसका स्टोरेज होता है लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और फिर ग्लाइकोजन भी जब बढ़ने लगता है तो इंसुलिन की मदद से उसका बनता है फैट, जो कि बॉडी में वजन बढ़ाने का काम करता है, बैड होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर जी, ग्लाइकोजन तो हमने सुना है कि इसलिए यूज होता है कि अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम खाना नहीं खा रहे, उपवास है, तो उस समय वो ग्लाइकोजन यूज होता है। यस, उद्देश्य तो वही है। ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होने का उद्देश्य क्या है कि जब हम खाना नहीं खा रहे उस समय उसका ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर वो बॉडी यूज कर लेती है। लेकिन ऐसा समय आता ही कब है जनाब, बार बार खाते रहते हैं, हर 2 घंटे में लोग खा रहे हैं, इतना कुछ खा रहे हैं भगवान, अरे बाप रे बाप। तो उस वजह से ये इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आपका ग्लाइकोजन कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बने। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर जी हमने तो ये सुना है कि आप बार बार खाओ जिससे आपका वजन कम होगा, छोटे छोटे मील्स लो, ये भी बात सही है, उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन क्या खाओ उस पर भी तो है ना जी। आप मूंगफली बार बार खा रहे हैं, आप वेफर्स खा रहे हैं, ये चीज़ खा रहे हैं, वो चीज़ खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जा रहे हैं, तो कैसे होगा जी। तो आपको ये बात समझ आ रही है ना, कार्बोहाइड्रेट के कौन से आइटम्स होते हैं। मुझे 5 आइटम के नाम कमेंट करके बताइए, कौन से 5 आइटम्स है जो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे बिस्किट है, केक है, आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, वेफर्स है, फिंगर चिप्स है, रोटी है, चावल है, मूंगफली है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बाकी मूंगफली में तो प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं इसके अलावा जो बताई गई है। ऑलराइट, तो न्यूट्रिशन को भी आगे हम समझने वाले हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन के बिना तो अधूरा ही रह जाएगा। तो ये मॉडर्न एस्पेक्ट है, आप समझ गए ना कि क्या होता है जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बढ़ते हैं, उससे फैट बढ़ता है। तो इसका मतलब ये है सर जी कि हमें सिर्फ फैट और ऑयल बर्न नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि फैट और ऑयल आपको शुरू रखना है, बंद करने से ज़्यादा नुकसान होता है शरीर को। ज़ीरो ऑयल जो है ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जॉइंट्स की हेल्थ जिससे प्रभावित हो सकती है। हमको कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं, कम करने हैं, जीरो नहीं करने हैं, कम करने हैं, जीरो नहीं करना है। कैसे कम कर सकते हैं सर, उसके लिए क्या रेसिपी हो सकती है जो इजीली कॉमन मैन फॉलो कर सके, वो जानेंगे हम अगले दिनों में। नेक्स्ट देखिए क्या कारण हो सकते हैं ओबेसिटी के। सब लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है वजन बढ़ने के क्या कारण है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। एक्सेस इंटेक ऑफ स्वीट, सार, सॉल्टी फूड, मतलब ज़्यादा मात्रा में जब हम मीठी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, सॉल्टी चीज़ें खाते हैं तो उससे ओबेसिटी होती है। स्वीट का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, स्वीट का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। इसमें गुड़, चीनी, दूध ये भी आता है, इसमें अनाज भी आता है, इसमें गुड़, चीनी, दूध, दही ये भी आता है, और इसमें अनाज भी आता है। आयुर्वेद में एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है मधुर, मधुर यानी स्वीट चीज़ों के बारे में, मैं आपको बोलकर सुनाऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार सा श्लोक है। आयुर्वेद मतलब इतना ज़बरदस्त शास्त्र है, वो हर एक चीज़ को इतना बेहतरीन ढंग से एक्सप्रेस करता है। मधुर रस जो है यानी स्वीट चीज़ें, उसकी इतनी तारीफ की गई है, नुकसान भी बताया गया है कि ज़्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो वो वज़न बढ़ेगा, डायबिटीज़ होगा, लंग से रिलेटेड समस्या आएगी, स्किन प्रॉब्लम होगा, ये भी बताया है। तो क्या श्लोक है देखिए, आजन्मसात् मयात् कुरुते धातूनां प्रबलम बलम। इसका मतलब यह है कि जो जन्म से हमें सूट करता है,
कोई भी स्वीट चीज किसी भी व्यक्ति को बाय बर्थ सूट हो जाती है। आजन्म सात्म्यात् कुरुते धातुनाम प्रबलम बलम बाल वृद्ध क्षत क्षीण वर्ण केशेंद्रिय ओजसाम। इसका मतलब है बालक जो है, वृद्ध यानी जो ओल्ड एज में है, क्षत क्षीण यानी जो दुर्बल हो चुका है, उनको भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा वर्ण यानी आपके स्किन के लिए, ग्लो के लिए, केश बालों के लिए भी हितकर माना जाता है। इसके अलावा प्रशस्त ब्रूहण कंठ स्तन्य संधान कृत गुरु यानी कंठ के लिए, गले के लिए, वॉइस के लिए अच्छा है, सहायक है। और स्तन्य संधान कृत गुरु यानी जो फीडिंग ये है, मदर है, जो माता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो उनको मिल्क सिक्रीशन के लिए भी ये मधुर रस हेल्प करता है। इनफैक्ट गर्भ संस्कार में आप पढ़ेंगे कि जो 9 मंथ्स का डाइट होता है उसमें ज़्यादातर ऐसी चीज़ होती है जो जिसमें ज़्यादातर शुगर होता है। इनफैक्ट चीनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ड्राई फ्रूट्स है, सूजी है, गेहूँ से बनी चीज़ें हैं, चावल से बनी चीज़ें हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है गर्भ संस्कार भी। आयुषो जीवन स्निग्ध पित्ता नील विशापः यानी ये शरीर में स्निग्धता, लुब्रिकेशन का भी काम करता है, हमारे जीवन के लिए ओवरऑल अच्छा है। और पित्त और वात को कम करता है, पित्त और वात को कम करता है। सर जी इतने महान इसके बारे में बोले हैं, हमने तो सुना है चीनी जहर होती है। चीनी जहर नहीं होती, चीनी की मात्रा ज्यादा होना ये जहर होता है। ये हर एक चीज के लिए लागू पड़ता है जी, ये हर एक चीज के लिए लागू पड़ता है। मुझे बताइए करेला अच्छा है या नहीं है? करेला बिटर गार्ड, तो करेला तो अच्छा है सर जी, हेल्दी है। तो एक ग्लास भर के करेले का जूस पीकर देखिए और फिर मैजिक देखिए आपके बॉडी में क्या होता है। अरे भैया करेला भी ज्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो वो भी जहर है। तो चीनी जहर नहीं होती, ज्यादा मात्रा में लेना चीनी ये जहर होता है। समझ में आ रहा आपको? हम मात्रा ज्यादा लेते हैं भैया। वैसे हर एक चीज अच्छा ही है, कार्बोहाइड्रेट हमें जीरो नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट जीरो करेंगे तो चक्कर आने लगेंगे, वीकनेस फील होगा, मेंटल डिस्टर्बेंस फील होगा। समझ में आ रहा आपको? हर चीज लिमिटेड बैलेंस क्वांटिटी में चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ओवर ईटिंग मतलब भूख से ज्यादा खाना, ईटिंग मल्टीपल टाइम्स, बार बार खाना, बिना भूख के खाना। देखिए बिना भूख के मत खाइएगा, बिना भूख के खाना ये सच में जहर समान है। उसके बाद एक्सेसिव इंटेक ऑफ हेवी फूड। हेवी फूड का मतलब होता है जो पाचन के लिए भारी हो, जैसे दूध ज़्यादा मात्रा में लेना, दही बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना, ये अच्छी बात नहीं होती। या फिर कोई भी हेवी चीज़ है, या फिर गेहूं से बनी चीज़ें, ये भी हेवी कैटेगरी में आती है। इसके अलावा एक्सेसिव इंटेक ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में ठंडा पानी भी आता है, चिल्ड वाटर भी आता है, ये भी ज़्यादा क्वांटिटी में खाएं पिएंगे तो भी वज़न बढ़ता है। वैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, वो तो है ही, उसके बारे में क्या ही बोलना। एक्सेसिव स्लीप, बहुत ज़्यादा सोना, डे टाइम स्लीप, दिन में सोना। दिन में सोने से कफ और पित्त दोनों बढ़ता है, वजन भी बढ़ता है। दिन में किसे सोना चाहिए ये भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे ढंग से बताया है। जो व्यक्ति क्षत क्षीण है, दुर्बल है, प्रवास यानी ट्रैवलिंग करके आया है, जो बहुत काम करके थक चुका है, जो बीमार है, वो दिन में सो सकते हैं, बाकी लोग दिन में ना सोए। इसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये आप भी जानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो भी वजन बढ़ता है। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ। बहुत बार लोग क्या कहते हैं, मैं मॉर्निंग और इवनिंग में एक्सरसाइज कर लेता हूँ फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। जनाब इसके लिए कम नहीं हो रहा है क्योंकि आप मॉर्निंग इवनिंग में तो काम कर रहे हैं लेकिन दिन भर आप बैठे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी मतलब हर 3 से 4 घंटे में आपका थोड़ा सा तो बॉडी मूवमेंट हो। आप 9, 10, 12 घंटे चेयर पर बैठे हैं तो आपका वजन तो बढ़ेगा, उल्टा इस तरीके से बढ़ेगा जो शरीर को बहुत ही बेढप बना देगा, मतलब सेंट्रल ओबेसिटी होगी, कहीं पर भी फैट बढ़ने लगेगा। तो इसके लिए आपको हर 3-4 घंटे में थोड़ा स्ट्रेचिंग करना, वॉकिंग करना, सीढ़ियों पर चढ़ना आवश्यक होता है। इसके बाद हम जानते हैं लैक ऑफ मेंटल एक्टिविटी। आयुर्वेद की खूबसूरती ये है कि हर चीज का ये बड़ी ध्यान से ये करता है। जो लोग चिंतन नहीं करते उनका भी वजन बहुत बढ़ता है। चिंतन मतलब दिमाग पे कोई है ही नहीं भैया, दिमाग का काम ही नहीं है, दिमाग लगा ही नहीं रहे, तो उनका भी वजन बढ़ता जाता है। जो ज्यादा दिमाग लगाता है उसका वजन कम हो सकता है। तो थोड़ा सा मेंटल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए,
जीवन में थोड़ा सा कुछ ना कोई मेंटल काम तो होना चाहिए भैया, प्लानिंग का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है कॉजेस, कारण इसे हम कहते हैं। थोड़ा सा हम ये भी जानेंगे कि कौन सी बीमारियां है जिसके कारण वजन बढ़ता है, ये आप भी जानते हैं। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब होता है जब हमारे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स कम होने लग जाए। तो जब थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन कम होते हैं तब उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इस बीमारी में भी वजन बढ़ता है। इनफैक्ट इसमें भूख कम होती है पर वजन बढ़ता है, भूख कम होती है पर वजन बढ़ता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस ही है हाइपोथायरॉयडिज्म। और हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो काफ़ी दिक्कत होती है वजन कम करने में। पीसीओडी, देखिए ये जो सारी बीमारियां हम जानेंगे ना, इसमें ये वजन बढ़ने के कारण भी होती है और ये होने से भी वजन बढ़ता है, मतलब वाइस वर्सा है, एक होने से दूसरा हो सकता है। इसके अलावा डिस्टर्ब इंसुलिन लेवल है। डिस्टर्ब इंसुलिन लेवल का मतलब होता है कि जब हम बार बार खाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उससे बार बार इंसुलिन स्पाइक होता है, तो वो भी एक डिस्टर्ब लेवल क्रिएट करता है इंसुलिन की। ज़्यादा क्वांटिटी में खाना, ज़्यादा शुगर इंटेक करना, डायबिटीज़ में भी आप देखेंगे तो ये भी वज़न बढ़ा सकता है। इसके अलावा डिस्टर्ब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हमेशा डिस्टर्ब कम ज़्यादा होते रहना। हार्ट डिसीज अगर है तो भी हो सकता है वज़न बढ़ सकता है। कोई अगर ड्रग्स है, ज़्यादातर ड्रग्स से वज़न बढ़ने की संभावना रहती है, स्पेशली नींद आने की दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, मतलब डिप्रेशन में जो दवाइयाँ ली जाती है उससे भी वज़न बढ़ता है। स्टेरॉइड्स मतलब जो पेन किलर का काम करती है बट थोड़ा हाई लेवल का होता है, ज़्यादा स्ट्रांगली काम करता है, स्टेरॉइड होते हैं, तो वो भी वज़न बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे किसी का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेट होने के बाद उनको स्टेरॉइड देने की संभावना रहती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है तो उसको कम करने के लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या कारण है इसके ओबेसिटी के? देखिए जी, यहाँ तक हमने कंटेंट कर लिया है, बाकी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इन 3 दिनों में जो हम सीखेंगे ना, ये बहुत कमाल का नॉलेज होगा, इतना ज़बरदस्त लेवल का नॉलेज है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट लेवल का नॉलेज दूं। बाकी प्रभु की कृपा होगी। देखिए, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं यहाँ तक तो मुझे यस टाइप करके बताइए, बस आप यस टाइप कीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। वैसे ऑलरेडी आपने मुझे बहुत खुश किया है, बहुत कुछ दिया है आपने, तो आपसे मांगते ही रहूँगा मैं। तो आप जितना यस कहेंगे उतनी और उतनी और खुशी मिलती रहेगी। और राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जानते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी का मतलब होता है कि वजन बढ़ने के कारण क्या नुकसान हो सकते हैं। जनरल नुकसान आपको पता ही है, कॉस्मेटिक नुकसान सबको पता होता है। कॉस्मेटिक नुकसान मतलब शरीर अच्छा नहीं दिखता। ज़्यादातर लोग उसी कारण से वजन कम करना चाहते हैं कि शरीर अच्छा नहीं दिखता, अच्छा दिखाना है इसीलिए। लेकिन बाकी भी कोई कारण है, बाकी भी कोई कॉम्प्लिकेशन है। देखिए, पहला है, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, हाइपरटेंशन, इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, मतलब ब्रेन के आसपास जो फ्लूइड है उसमें प्रेशर बढ़ जाना। इंट्राक्रैनियल मतलब, क्रैनियम मतलब ये हमारा जो स्कल है इसे क्रैनियम कहते हैं, ये जो पार्ट है जिसमें ब्रेन होता है। उसके बाद कैटरैक्ट, कैटरैक्ट यानी आंखों का इशू, कैटरैक्ट होता है। कैटरैक्ट सर्जरीज होती है जिसके लिए ओल्ड एज में जो होता है, तो कैटरैक्ट का इशू भी इससे हो सकता है। देखिए, ओबेसिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ईच एंड एवरी बीमारी के लिए ओबेसिटी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है कोरोनरी हार्ट डिसीज, मतलब हृदय की बीमारियां, कैंसर भी हो सकता है। और फ्लेबाइटिस यानी जैसे वेरिकोज वेन का नाम आपने सुना होगा, या फिर जो हमारी वेन्स होती हैं, शरीर में रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो ब्लड को इधर उधर ले जाती है, ब्लड वेसल्स, तो उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, वो बड़ी हो जाती है, तो ये भी ओबेसिटी के कारण होता है। इसके अलावा गाउट यानी गठिया, गठिया आपको पता है गाउट होता है, गाउटी अर्थराइटिस जिसे कहते हैं, ये भी ओबेसिटी के कारण हो सकता है। स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं, अर्थराइटिस भी हो सकता है, ये तो जायज़ है। इनफैक्ट जिनकी वजन बढ़ा हुआ है उनको नी प्रॉब्लम होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, ये आप भी जानते हैं। इसके अलावा जेनाइटल प्रॉब्लम, इसका भी कारण हमने जाना, फर्टिलिटी रिलेटेड भी प्रॉब्लम होते हैं। और गॉल ब्लैडर डिसीज होने की संभावना रहती है, ये भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसका। बहुत से लोगों में गॉल ब्लैडर के इश्यूज होते हैं ओबेसिटी में। इसके अलावा फैटी लीवर डिसीज, फैटी लीवर डिसीज, लीवर में फैट का बढ़ जाना, लीवर में सूजन आ जाती है। थोड़ा बहुत सूजन नॉर्मली सब में होती है, लेकिन ज़्यादा होता है जो
लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो फैटी लीवर हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रोक यानी ब्रेन को अचानक से किसी कारण से ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाना, और जिसके कारण व्यक्ति फिर कोलैप्स हो जाता है। ज़्यादा देर तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाया तो मृत्यु हो जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस ओबेसिटी के कारण आ सकते हैं। बाकी आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते ही बाकी के क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की ओर। न्यूट्रिएंट्स को जानना बहुत ही आवश्यक है जी। क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स मतलब वो चीज़ें जो हमारे पोषण के लिए आवश्यक होती हैं। क्या है सर जी वो चीज़ें? वैसे डाइट को हम अच्छे से समझने वाले हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स को समझना बहुत बहुत आवश्यक है। देखिए, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि से। दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम क्वांटिटी में चाहिए लेकिन इंपॉर्टेंट होते ही है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, फाइबर्स, वाटर, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ये हमें तुलनात्मक दृष्टि से ज़्यादा चाहिए माइक्रो से। और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है शरीर में। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं शरीर में? इजी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। इजी सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है? इजी सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि सबसे पहले इनका ये ब्रेकडाउन होता है ऊर्जा के लिए। एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। बहुत बार हम सुनते हैं फैट लॉस, ये एक्सरसाइज करोगे तो इससे फैट लॉस होता है। ये सारे भ्रम है जी, इल्यूजन है। ये एक अट्रैक्शन किया गया है। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं होती जो आपका सिर्फ फैट लॉस करे। ऐसी एक्सरसाइज एग्जिस्ट ही नहीं करती जो आपका फैट लॉस करे, क्योंकि ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है। आपकी बॉडी में क्या है, आपकी डाइट पर निर्भर करता है कि आपकी बॉडी क्या बर्न करेगी। सबसे पहले तो वो कार्बोहाइड्रेट बर्न करती है जी, सबसे पहले वो कार्ब्स को बर्न करती है, फैट को बर्न नहीं करती पहले। सर जी फिर कैसे होगा हमारा फैट लॉस? वो भी सीखेंगे। तो अगर हमें बॉडी, जैसे हम कोई वर्कआउट करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या बर्न हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट। पहले फैट नहीं बर्न होता। आप जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे उतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बर्न होंगे। समझ में आया आपको? एक और इंटरेस्टिंग मिथ बताता हूँ आपको। बहुत बार हमें लगता है कि ये एक्सरसाइज करो इससे यहाँ का फैट कम होता है, वो एक्सरसाइज करो इससे वहाँ का फैट कम होता है। अनदर मिथ, अनदर इल्यूजन। ऐसा नहीं होता है। ये बॉडी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ का फैट कम करे। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ लोग वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं, लेकिन उनका हिप्स रीजन का, उनका पेट का, उनके थाइस का फैट नहीं कम होता, उल्टा गाल अंदर चले जाते हैं, स्किन में डलनेस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी एक्सरसाइज से, देखिए किसी का हुआ है तो वो उसके बॉडी पर डिपेंड करता है। एक का हुआ तो सबका नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने से आपका एक जगह का फैट कम होना पॉसिबल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके बॉडी के ऊपर। तो इन जनरल आपको ऐसे सारे एक्सरसाइज करना पड़ेगा जो ओवरऑल सारे बॉडी के लिए हेल्दी रखने में मदद करे। तो मैं अगर पर्टिकुलरली मेरे सिर्फ एब्डोमिनल फैट लॉस के लिए एक्सरसाइज करता हूं तो उससे सिर्फ एब्डोमिनल फैट लॉस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। फैट कहीं का भी लॉस हो सकता है, इनफैक्ट एब्डोमिन का वैसा ही रहेगा, बाकी जगह का कम होगा। समझ में आ रहा है? और देखिए एक्सरसाइज अलग अलग होती है। मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज अलग है और स्ट्रेंथ बिल्डिंग अलग है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी की अलग होती है, बहुत सी अलग है। हम उसको जानने वाले हैं। मुझे पता है बहुत से क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, लेकिन पहले कुछ मिथ भी हम क्लियर करते हैं। तो समझ में आया कार्बोहाइड्रेट क्या है? इजी एनर्जी का सोर्स है। इजी एनर्जी का मतलब होता है कि ये इजीली एनर्जी बना देते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से ही हमारी एनर्जी ऊर्जा बनती है। कार्बोहाइड्रेट्स के बिना हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा, बाकी के ऑर्गन्स भी काम करने बंद कर देंगे। उसके बाद फैट क्या है? फैट जो है ये मेनली बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करते हैं, एक ऊर्जा बचाने का काम करते हैं, एक मतलब बॉडी से जो एनर्जी लॉस हो सकता है उसको इंसुलेशन करते हैं। ठीक है, ज्यादा बॉडी से एनर्जी लॉस नहीं होने देते। कि हार्मोन्स का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी आगे के लेक्चर्स में हम जानेंगे। तो फैट भी बॉडी का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और फैट जो है ये ज्यादा टाइम लेता है एनर्जी बनाने के लिए। तो इसीलिए बॉडी में जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो पहले बॉडी देखती है कि ग्लूकोज है क्या आसपास, ले लो।
काहे को फैट के चक्कर में पड़ते हो, फैट बर्न करो फिर वैसे इनफैक्ट फैट से ज़्यादा एनर्जी बनती है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से ज़्यादा फैट से एनर्जी बनती है, लेकिन बॉडी पहले आसान सोर्स देखती है कि जिससे इजीली बन जाए, भैया हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको फटाफट चाहिए। तो फैट ज़्यादा टाइम लेता है एनर्जी बनाने के लिए। वैसे फैट कहाँ से मिलता है हमें? फैट घी से, ऑयल से फैट मिलता है। तीसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है इसका मेन काम होता है बिल्डिंग। अमीनो एसिड प्रोटीन से बनते हैं। बिल्डिंग मतलब कुछ बनाना, शरीर को बनाना, मसल्स को बनाना। तो इससे एनर्जी बनती है क्या? यस, लेकिन इतना जल्दी नहीं बनती। जब आपके बॉडी में एनर्जी के लिए दूसरा सोर्स नहीं है तब प्रोटीन यूज किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत कड़क उपवास कर रहे हैं तो उस समय हमारे बॉडी में कुछ जा ही नहीं रहा है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट, सो उस समय प्रोटीन का यूज हो सकता है। जब आप बहुत हेवी वर्कआउट करते हैं, आपके बॉडी के ग्लूकोज और फैट यूज कर लिए गए, फिर प्रोटीन बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब प्रोटीन इजीली बर्न नहीं होता, बाकी की चीजें इजीली बर्न होती हैं। सर जी, फिर तो हमने ये सुना है कि जब आप वेट लॉस करते हैं तो आपका मसल बर्न हो सकता है, मसल लूज हो सकता है। तो देखिए, मसल लूज होने का मतलब ये होता है कि जब उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है आपके बॉडी में प्रोटीन पहले ये हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज भी यूज़ हो गया, आपका फैट भी वहाँ का यूज़ हो गया। अभी आपकी बारी है प्रोटीन लॉस होने की, तो जहाँ से फिर आपका प्रोटीन लॉस होता है। तो इसीलिए वेट लॉस में ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोग जो है भूख को मारते हैं। भूख को मारना नहीं, भूख मतलब टालना नहीं है। जब भूख लगी हो तब आपको खाना ही चाहिए। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले एनर्जी बनाते हैं, फिर फैट ज़्यादा टाइम लेते हैं, प्रोटीन तब ऊर्जा बनाते हैं जब बाकी के दो लोग नहीं है अवेलेबल एनर्जी बनाने के लिए उस पर्टिकुलर जगह पर। फिर आते हैं फाइबर्स। फाइबर्स मेनली डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डेफिकेशन में हेल्प करते हैं। वाटर तो बॉडी का मेन मीडियम है, पूरे बॉडी में वाटर की ज़रूरत होती है। फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है विटामिन मिनरल, जैसे आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ऐसे विटामिन होते हैं। तो ये विटामिन और मिनरल जो है बॉडी का नॉर्मल फंक्शन शुरू रखने के लिए काम करते हैं, ठीक है। और विटामिन कम मात्रा में लगते हैं, मिनरल्स भी, लेकिन ज़्यादा और कम होने से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। दोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई भी बॉडी में चीज़ ज़्यादा और कम नहीं होनी चाहिए, समस्थिति रहनी चाहिए। आयुर्वेद में है ना हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन, समदोषा समाग्निश समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। आयुर्वेद के अनुसार वो व्यक्ति हेल्दी है जिसके सारी चीज़ें सम यानी बैलेंस्ड है, ना तो ज़्यादा ना तो कम, ना तो ज़्यादा ना ही कम। तो ये होता है आपके कैलोरीज बर्निंग का मैकेनिज्म। तो मैं इसका समरी आपको समझाता हूँ। कैलोरीज बर्निंग का मैकेनिज्म का क्या है, हमने ये क्यों पढ़ा। हमने इसलिए जाना क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि ये करने से फैट बर्न होता है। ऐसा नहीं है। ये आपके बॉडी पर, आपके खान पान पर निर्भर रहता है कि आपकी बॉडी पहले क्या बर्न करेगी। उसके अलावा बहुत बार हमें लगता है कि अगर हम ज़्यादा भूखा रहेंगे तो हमारा फैट इजीली बर्न होगा। इनफैक्ट ऐसा नहीं होता। अगर आप ज़्यादा भूखा रहेंगे तो स्टारवेशन रिस्पॉन्स बॉडी में जनरेट होता है, जो कि अगेन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो बॉडी का वजन कम करने का एक सही तरीका होता है डाइट का और एक्सरसाइज का, जो हम अगले लेक्चर्स में जानने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक जो भी चीज़ें बताई गई है वो आपको समझ में आ रही है। नहीं समझ में अगर आ रही है तो ग्रुप में शाम तक नोट शेयर हो जाएगी, उसको पढ़िएगा। आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे इतना खुश कर दिया, इतने लोगों से ये शेयर किया है, आपने ये अटेंड किया, आपका अमूल्य समय दिया है, तो एक और कोर्स आपको बोनस के रूप में इस दिवाली के तौर पर आपको एक गिफ्ट के तौर पर मैं देना चाहूँगा। वो मैं आपको लास्ट डे पर रिवील करूँगा, एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए, क्योंकि आपने इतनी मदद की है मेरी। और वो भी कोर्स बहुत पावरफुल होगा, बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यूएबल नॉलेज है इसमें आपको मिलेगा। और ये आपके लिए एक छोटा सा, आपने जितनी मदद की उतना बड़ा तो नहीं दे सकता, लेकिन छोटा सा ज़रूर दूंगा। और हाँ, मुझे आपसे एक फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, ग्रुप में मैं कुछ पोल्स क्रिएट करूँगा। पोल मतलब जिसका आंसर आपको बस टिक करना है, तो वहाँ से मुझे पता चलेगा कि आप क्या मतलब किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वो ज़रूर कीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात,
आप आगे और क्या सीखना चाहते हैं। इसी तरीके के अगर आप कोर्स चाहते हैं तो मैं आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाना चाहता हूँ, जिसमें आपको बताना है मुझे कि कौन सी 3 या 5 चीज़ें आप सीखना चाहते हैं। आप मुझसे क्या क्या सीख सकते हैं, आयुर्वेद, बीमारियों के बारे में, आप मुझसे डाइट थेरेपी सीख सकते हैं, एनाटॉमी के टॉपिक सीख सकते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में भी सीख सकते हैं कि एक योगा टीचर फाइनेंशियली ग्रो कैसे कर सकते हैं। ऐसे कई टॉपिक आप मुझसे सीख सकते हैं। तो आप क्या जानना चाहते हैं, थेरेपी जानना चाहते हैं, तो उस फॉर्म में वो चीज़ें आपको भर देनी है। छोटा सा फॉर्म है, इससे मुझे मदद होगी आपकी हेल्प करने में और आपको कुछ गिफ्ट के तौर पर छोटा सा कुछ देने में। ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है कि सर जी कौन है। मेरा नाम डॉक्टर राम महल्ले है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। और एक किताब मैंने लिखी है योगा टीचर्स के लिए एनाटॉमी की, जो 7 देश और 25 राज्यों में बिकी जा चुकी है। इसेंशियल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डिसीजेस फॉर योगी, ये इसका नाम है। इसके अलावा एज अ प्रोफेशन मैं पढ़ाता हूँ योगा टीचर्स को, और आयुर्वेद, डाइट थेरेपी, एनाटॉमी, फाइनेंशियल ग्रोथ, ये मेरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा आज तक 2000 से ज़्यादा योगा टीचर्स को पढ़ाया है पिछले 3 सालों में ही। नेक्स्ट जो है हमने कई सेशंस भी कराए हैं, फिजिकल इवेंट जो कि अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, मुंबई यहाँ पर कंडक्ट किए गए और इसी साल हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपके शहर में भी मैं आऊँ और आपके शहर में भी कभी ना कभी आपसे मिल पाऊँ। बहुत इच्छा होती है आप सभी से मिलने की, तो अगर प्रभु ने चाहा, आप सभी का आशीर्वाद रहा, तो आपके शहर में भी हम सेशन अरेंज करेंगे। सो ऑल राइट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सपोर्ट किया, ये सेशन अटेंड किया। कल के सेशन के लिए ऑन टाइम ज्वाइन प्लीज हो जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कल का भी। सो मिलते हैं कल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।